हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एस3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्पेशली दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरह से एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से एक न दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। और इस सेशन में हम थ्योरी के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी अटेंड करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। पहला पॉइंट है कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य का आयोजन पांडियन के द्वारा मदुरै स्थान पर किया गया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मदुरै स्थान पर। और कहा जाता है कि संगम साहित्य का संरक्षक पांड्य वंश को माना जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पल्लव वंश, जो कि 575 से 980 ईस्वी तक रहा। पल्लव वंश की स्थापना शिव विष्णु ने की है और इनकी राजधानी कांची थी, जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की, तो शिव विष्णु ने की, और इसकी राजधानी कहाँ रही, तो कांची रही। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। वहीं सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो सिंह विष्णु ने कराया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेखक भारवी थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भारवी किस राजा के दरबार में रहते थे, तो सिंह विष्णु के। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पल्लव वंश के प्रमुख शासक, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी, और महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि तमिल संत कौन थे, अपर थे, और जिनके प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को अपनाया था। अगला पॉइंट है कि महाबलीपुरम के एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महाबलीपुरम के एकादशक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नोट करने वाली बात यह है कि रथ मंदिर की संख्या 7 है, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर है, जिसमें किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलते हैं, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि रथ मंदिर की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है, और सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, तो द्रौपदी रथ मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बतापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन के द्वारा धारण किया गया था, और चीनी यात्री ह्वेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची आया था, क्योंकि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांची थी। अगला पॉइंट है कि परमेश्वर वर्मन शैव मता अनुयायी थे और साथ ही विद्या प्रेमी भी थे, इसलिए उसने विद्या विनीति का उपाधि धारण किया था। अगला पॉइंट है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के राजा कौन थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे।
अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक, ये 3 उपाधियां धारण की थी। इसके साथ ही पल्लव वंश का अंत होता है और अब हम पढ़ेंगे चोल वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला पॉइंट है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर स्थापित किया गया था, यानी पल्लव वंश के अंत के बाद जो उसके अवशेष बचे हुए थे उसी पर एक नए वंश चोल वंश की उत्पत्ति हुई थी। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था जिसकी राजधानी तंजौर थी। और ये दोनों पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था और उनकी राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल वंश के शासक राजाराज चोल के समय तंजौर का वास्तुकार कुंजर मलन राजाराज पेरुथचन थे, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विजयालय जो थे वो नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे और निशुभ शूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी और चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी, तो आदित्य प्रथम ने की थी। अगला पॉइंट है कि राजा राज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महिम पंचम को हराकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चोल के राजा राजाराज प्रथम ने श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजाराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था और उसने तंजौर में राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राज प्रथम ने कराया था जो शैव धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है कि चोल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ। मतलब चोल साम्राज्य जितनी उन्नति कर सकता था वो सर्वाधिक राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि गंगईकोंड चोल की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो वो राजेंद्र प्रथम ने की थी। अगला पॉइंट है कि नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि चोल काल के भूमि का प्रकार, यानी चोल काल में भूमि को किस किस रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहला है वेलन वगाई। इसका अर्थ होता है कि गैर ब्राह्मण किसान भूमि, यानी वैसी भूमि जिस पर किसान खेती करते हैं और वो ब्राह्मण नहीं है। और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट है ब्राह्मण दे। इसका मतलब होता है ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, यानी जो भूमि लोगों के द्वारा या राजाओं के द्वारा ब्राह्मण को दान में दिया जाता था उस भूमि को ब्राह्मण दे कहते थे। और अगला है साला भोग, यानी किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि होती थी उसे साला भोग कहते थे। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है देवदान। देवदान मतलब मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। और अगला है पलीचंदम। पलीचंदम का मतलब होता था जैन संस्थानों को दान की गई भूमि, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा।
नोट करने वाली बात यह है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रथम किस गजनी वंश के शासक के समकालीन था, तो वो था महमूद। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि चोलों की राजधानी तंजौर थी और चोल काल में फुहार नामक बंदरगाह हुआ करता था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि फुहार क्या था, तो वो चोलों का बंदरगाह था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल काल में सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर उरैऊ था, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरैऊ शहर का संबंध किससे था, तो सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था चोल काल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा करायकल था और चोल राजवंश ने सर्वप्रथम भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस राजवंश को माना जाता है, तो वो है चोल राजवंश। और नोट करने वाली बात यह है कि चोल के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना सैनिक हुआ करता था, और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि नौसेना सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास हुआ करता था, तो चोलों के पास हुआ करता था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को 3 शाखाओं में बांटा गया है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला है वातापी चालुक्य। वातापी चालुक्य के संस्थापक जयसिंह हैं और इसका अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय है, और इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इसके संस्थापक जयसिंह और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय है। और वातापी की राजधानी वातापी है जो कि बीजापुर के निकट है, और इसके सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के हैं, तो चालुक्य वंश। और कौन से चालुक्य, तो वातापी चालुक्य। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की, तो पुलकेशिन द्वितीय ने की। और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे, और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि रवि कीर्ति का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी जिसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो लोक महादेवी ने कराया जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी थी। और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने अगला पॉइंट है कि विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में अरबों ने दक्कन पर आक्रमण किया था, और वातापी चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो दंती दुर्ग ने की। अब है दूसरा कल्याणी चालुक्य जिसके संस्थापक तैलप तृतीय थे और इसकी राजधानी मानखेड़ थी, और सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य चतुर्थ थे और इनकी राजधानी मानखेड़ थी, इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे, या फिर इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विल्हन और विज्ञानेश्वर किस राजवंश के समकालीन थे, तो वो है कल्याणी चालुक्य।
नेक्स्ट है कि मिताक्षर नामक ग्रंथ की रचना महान लेखक विज्ञानेश्वर ने की थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि मिताक्षर के रचनाकार कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। अगला पॉइंट है कि विल्हन ने विक्रमादेव चरित्र पुस्तक की रचना की, और इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और चालुक्य वंश की तीसरी शाखा है वेगी चालुक्य, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है, और इनकी राजधानी वेगी है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसके सबसे प्रतापी राजा का नाम विजयादित्य तृतीय है, और विजयादित्य तृतीय के सेनापति पंडरंग थे, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं अगले वंश पे, क्योंकि चालुक्य वंश से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको समझा दिया है। अगला है राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग हैं, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की, तो दंती दुर्ग ने की, और इसकी राजधानी कहाँ रही, मानखेड़ रही। और सबसे प्रतापी राजा राष्ट्रकूट वंश के कौन रहे, तो गोविंद तृतीय रहे, और इसका अंतिम शासक जो था वो था कृष्ण तृतीया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय द्वारा कराया गया था, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन मंदिर और कवियों से रिलेटेड ज्यादा आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, और गुर्जर शासक वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया था। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो कन्नौज को लेकर था, और उसमें 3 राजवंश सम्मिलित थे। पहला था ध्रुव राष्ट्र सॉरी पहला था राष्ट्रकूट वंश, दूसरा था गुर्जर वंश, और तीसरा था पाल वंश, जिसमें विजय जो है वो राष्ट्रकूट वंश को हुआ था। नेक्स्ट है कि ध्रुव को धारावर्ष उपनाम से भी जाना जाता है, और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर शासक नागभट्ट तृतीय को हराया था, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी जब एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है तो इस तरह के सवाल पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग पुस्तक की रचना की थी, और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की, तो अमोघ वर्ष ने की, और ये किस भाषा में थी, तो कन्नड़ भाषा में थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था, जिसने तत्कालिक राष्ट्रकूट राजा को भारत का श्रेष्ठ राजा कहा था। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अल मसूदी किसके शासनकाल में आया, तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया। नेक्स्ट है कि अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क को हराकर तैलप द्वितीय ने कल्याणी चालुक्य की स्थापना की थी, और इसी के साथ जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी समाप्ति होती है। और अब हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल है, और इसकी राजधानी मुंगेर है, जो कि बिहार में पड़ता है, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राजवंश है जिसकी राजधानी बिहार के मुंगेर में पड़ती थी, तो वो है पाल वंश। नेक्स्ट है कि पाल वंश का अंतिम शासक देवपाल है, और सबसे महान शासक धर्मपाल है, और ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि मुंगेर में है, उसकी स्थापना गोपाल ने कराया था, और पाल राजवंश में धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः मरम्मत कराया था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था, लेकिन इसकी मरम्मत धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के भागलपुर में पड़ता है, उसकी स्थापना कराई थी। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो वो है धर्मपाल ने। अगला पॉइंट है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल राजा धर्मपाल था। यानी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और उसमें भाग लेने वाला प्रथम पाल राजा जो था वो था धर्मपाल। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया था। और जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे या उसका अनुसरण करते थे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत के वंश। यानी दक्षिण भारत के कुछ ऐसे वंश है जिसके संस्थापक और राजधानियां ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसे एक टेबल में मेंशन कर दिया है, ताकि आपको टू द पॉइंट जानकारी मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आए। तो हमारा पहला वंश है यादव वंश, और यादव वंश का संस्थापक भीलम पंचम है और इनकी राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट है होयसल वंश, और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन है और इनकी राजधानी द्वार समुद्रम या फिर हेलेविड है। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि होयसल वंश का जो राजधानी है वो कहाँ है, तो वो द्वार समुद्र है। नेक्स्ट है कदम वंश, और कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन हुआ करता था और इसकी राजधानी वनवासी थी। अगला है गंग वंश, और गंग वंश का जो संस्थापक है वो ब्रजहस्त पंचम है और इनकी राजधानी कुवलाल है। नेक्स्ट है काकतीय वंश, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके संस्थापक और राजधानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। काकतीय वंश का जो संस्थापक है वो बीटा प्रथम है और इसकी जो राजधानी है वो वारंगल है। अगला है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हैं और इनकी राजधानी नदिया यानी लखनौती पड़ता है। नेक्स्ट है बर्मन वंश। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन है और इनकी राजधानी प्रागज्योतिषी है। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी और इसकी राजधानी कन्नौज है। और त्रिपक्षीय संघर्ष का एक हिस्सा गुर्जर प्रतिहार वंश भी है। अब चलते हैं अगले वंश की ओर। अगला है चौहान वंश, और चौहान वंश को ही चाहमान वंश भी कहीं कहीं कहते हैं और इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी और इनकी राजधानी अजमेर पड़ती है। अगला है परमार वंश। इसके संस्थापक उपेंद्र राज हैं और इनकी राजधानी जो है वो धारा नगरी है। अब चलते हैं अगले वंश की ओर। अगला है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश को कहीं कहीं पे राठौर वंश भी कहते हैं और इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी और इनकी राजधानी जो है वो वाराणसी थी। और अगला है चंदेल वंश, जिसकी स्थापना ननुक ने की और इनकी राजधानी खजुराहो है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की, तो ननुक ने की और इनकी राजधानी कहाँ है, तो खजुराहो है। नेक्स्ट है पाल वंश, और पाल वंश भी त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया और इसकी राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट है चेदी वंश। चेदी वंश की जो संस्थापक थे उनका नाम था कोकल और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। और सबसे लास्ट है सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश के जो संस्थापक हैं वो राणा हमीर हैं और इनकी राजधानी चित्तौड़ है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। नाम है खतौली का युद्ध, जो कि 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें विजय राणा सांगा का हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था।
और इस युद्ध को पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। और इस युद्ध को आप डबल स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसे कई तरह से पूछा जाता है। पहला तो सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ। और फिर पूछा जाता है कि किनके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और अगला इसे घुमा के पूछते हैं कि इसमें विजय किसको हुआ था या फिर हार किसे मिली थी। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ। यह पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और अगला है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसी के साथ हमारा जो दक्षिण भारत से रिलेटेड थ्योरी सेशन था पूरी तरह से समाप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है सारंगदेव, ऑप्शन बी है बल्लाल सेन, ऑप्शन सी है कीर्तिवर्मन और ऑप्शन डी है भारवी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सारंगदेव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किस होयसल शासक ने कराया था। ऑप्शन ए है ब्रजहस्त, ऑप्शन बी है बीटा प्रथम, ऑप्शन सी है विष्णुवर्धन और ऑप्शन डी है लोक महादेवी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है गणपति, ऑप्शन बी है बीटा प्रथम, ऑप्शन सी है कृष्ण प्रथम और ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रताप रुद्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि किस पाल राजा ने धारण की थी। ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल और ऑप्शन डी है अनंगपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था जो शैव धर्म को मानता था। ऑप्शन ए है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है सामंत सेन और ऑप्शन डी है राजा भोज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विजय सेन। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा राजवंश था जिसने सबसे पहले अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्णित कराया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है बर्मन वंश, ऑप्शन बी है सेन वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश और ऑप्शन डी है गुर्जर वंश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सेन वंश, जिसने अपने अभिलेखों को हिंदी में उत्कीर्णित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था। ऑप्शन ए है जयचंद, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है लक्ष्मण सेन और ऑप्शन डी है वासुदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। मिहिर भोज, यशपाल, चंद्रदेव या जयदेव। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं सदी के मध्य में किस शासक ने दिल्ली नगर की स्थापना की। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली शहर की या नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है अनंगपाल, ऑप्शन सी है देवपाल और ऑप्शन डी है राजा भोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनंगपाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज ने, विशल देव ने, पृथ्वीराज ने या फिर श्री हर्ष ने।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजा भोज। अगला क्वेश्चन है कि आल्हा और उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है परमदिर देव, ऑप्शन बी है भीम प्रथम, ऑप्शन सी है मूलराज और ऑप्शन डी है यशोवर्मन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमदीर देव, जो कि चंदेल शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है धंगदेव, ऑप्शन बी है ननुक, ऑप्शन सी है दाहिर और ऑप्शन डी है भीम पंचम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए धंगदेव। तो इसी के साथ हमारा दक्षिण भारत का इतिहास खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करा दिए हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।